हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। बिजनेस बनाना और अपने टीम से एग्जीक्यूशन करवाना, ये तो हमारे बिजनेस को सक्सेस की ओर ले जाता है ना। तो मगर इस सक्सेस को अचीव करने के लिए लीडर को किस क्वालिटी का होना चाहिए, वो कौन से इम्पोर्टेंट स्किल है जो अगर एक लीडर में होंगे तो न केवल ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर सुधरेगा बल्कि सभी डिपार्टमेंट, सभी टीम मेंबर्स अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। यही है आज की बुक समरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। तो आज की बुक समरी है द डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, जिसे लिखा है लैरी एंड रामचरण ने। क्या आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं कैसे? इस समरी में लैरी बोसिडी ने एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए सभी जरूरी स्टेप्स बताए हैं। इसमें हम अपने सोचने के तरीके को बदलना सीखेंगे और एक लीडर की तरह सोचने की मेंटालिटी भी बना पाएंगे। इस मेंटालिटी से हम अपने एम्प्लॉयज़ पर भरोसा करना, उनके वर्क पे इम्प्रूवमेंट लाना भी सीखेंगे और उनको सही स्ट्रेटजी प्लान करना भी सीखेंगे। हम ये भी जानेंगे कैसे इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए लोगों को चुने। ये समरी हमको सक्सेसफुल बिजनेस के लिए एक सही कल्चर लाना और अपनी कंपनी में अपनी कंपनी के सिस्टम में इसको शामिल करना भी सीखेंगे। तो चलिए इस वंडरफुल जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से। तो इस पहले चैप्टर में रीडर्स के 7 एसेंशियल बिहेवियर जो होते हैं। क्या आप अपने बिजनेस के बॉस से लेकिन हैंड्स इन माइक्रो मैनेजर बनने से डरते हैं? माइक्रो मैनेजर अब क्या होता है? माइक्रो मैनेजर वो होता है जो अपने एम्प्लॉयज़ को काम सिखाता है और अपने उनको सौंपता है काम। तो क्या आपको लगता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर रहे हैं? अगर आपको कन्फ्यूजन है कि एक एग्जीक्यूशन लीडर करता क्या है, तो अब हम बात करेंगे उन 7 हैबिट्स, 7 आदतों के बारे में जो हमको आना चाहिए एज एन लीडर। पहला, हमको अपने अपने एम्प्लॉयज़ के कांटेक्ट में रहने की ज़रूरत होती है। अपने एम्प्लॉयज़ के पास हमारे बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशंस होती है। हम हर जगह में मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए हम तक वही डाटा पहुंचता है जो हमें एम्प्लॉयज़ अपने नज़रिए से फिल्टर और पास करके भेजते हैं। एक लीडर के तौर पे हमारा मेन काम होता है अपने बिजनेस के सारी इन्फॉर्मेशन को जानना और हमको जो भी डाटा दिखाई देता है उसके हिसाब से सही डिसीजन लेना। दूसरा, एक सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए हमको रियलिस्टिक होना चाहिए। अब ज़्यादातर लोग अपने आसपास हो रही बातों से दूर रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं वो नहीं जानते हैं। इस सच्चाई को कबूल करने के बजाय वो गलतियों को छुपाना और हकीकत को अनदेखा करना पसंद करते हैं। लेकिन हमको हमारी कंपनी में जो कुछ चल रहा है उसको खुद देखना चाहिए। तीसरा, सक्सेसफुल लीडर्स को उन चुने हुए गोल्स पे फोकस रखना चाहिए जिन्हें हर हालत में पाना है। 3 या 4 मेन गोल्स पे फोकस करने से हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है उनमें से हम हाई क्वालिटी रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को कम लेकिन ऐसे टास्क के बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, ताकि इससे क्या होता है अपने एम्प्लॉयज़ आसानी से फॉलो कर पाते और ज़्यादा जिम्मेदारियों के बोझ पे खो नहीं जाएंगे। तो एक कामयाब लीडर सिंप्लिसिटी ढूंढते और साफ साफ बातें करते ताकि हर कोई उसे समझ सके। चौथा, अगर हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे गोल को सीरियसली नहीं लेते तो बेकार है। प्लान को सही तरीके से फॉलो ना करना और एग्जीक्यूट ना करना बिजनेस को फेल कर देता है। पांचवा, अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉय ज़्यादा प्रोडक्टिव हो तो आपको उनको लगातार रिवॉर्ड देते रहना होगा। कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं करते हैं, वो अच्छा काम करने वाले और ना करने वालों के बीच में कोई फर्क नहीं करते हैं। इस बात को नज़रअंदाज करने पर ये हमारे एम्प्लॉयज़ के काम करने के पैशन को कम कर देता है। छठा, एक लीडर के तौर पे जहां आप पहुंचते हैं वहां पहुंचने के लिए आपने बहुत नॉलेज और एक्सपीरियंस हासिल किया है। अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपकी एक जिम्मेदारी और अपने एक्सपीरियंस को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में बांटना भी है। इस तरह आप अपने बिजनेस के अंदर हर एक शख्स के एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं और इससे आप अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन की काबिलियत को डेवलप कर पाते हैं। और आखिर में सबको लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनने के लिए आपको एक कड़क पर्सनैलिटी रखने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन असलियत में एक लीडर को काफ़ी इमोशनल इंटेलिजेंसी की ज़रूरत होती है। बस उनको अपने खुद के साथ और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में ईमानदार होने की ज़रूरत है। एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए आपको इमोशनली स्टेबल होने की ज़रूरत है ताकि आप अपने एम्प्लॉयज़ के अलग अलग नज़रिए और
पर्सनल बैकग्राउंड को सह सके। हमेशा याद रखिए कि एक लीडर का बर्ताव पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बर्ताव माना जाता है। इसीलिए अपने ईगो, अपने घमंड को कंट्रोल करना सीखना चाहिए और अपने बिजनेस की हकीकत को, प्रॉब्लम की हकीकत को फेस करना चाहिए। साथ ही आपको ये भी मानना चाहिए कि आपको सब कुछ नहीं आ सकता है, पर आपको ये भी मानना होगा कि कोई भी इंसान अपना काम बिना कोई गलती के नहीं कर सकता है। गलतियां करना सीखने का एक ज़रूरी हिस्सा है या खुद को डेवलप करने की हमारी इच्छा सबसे ज़रूरी बात है। बिल्डिंग ब्लॉक 2, क्रिएटिंग फिल्टर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, क्रिएटिंग फ्रेम वर्क फॉर द कल्चरिंग चेंज। जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम नहीं कर रहा होता है तो उनके लीडर्स को लगता है कि उनको अपना स्ट्रक्चर बदलना होगा, लेकिन ज़्यादातर स्ट्रक्चर को बदलने के बजाय ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को या उनके कल्चर और उनकी वैल्यूज़ को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। आखिरकार यह सही सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर बेकार होता है। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बदलना है तो फिर आपको सबसे ज़रूरी बात को बदलना होगा, बदलने की शुरुआत देनी होगी। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो है एम्प्लॉयज़ की वैल्यू। इसको क्या होगा, आप हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे बिजनेस का फाउंडेशन है और इनका मतलब यह है कि हमारे बिजनेस हमारे बिजनेस का कल्चर सीधे एम्प्लॉयज़ के वैल्यू और बर्ताव से जुड़ा होता है। जब भी स्टाफ का कोई भी मेंबर किसी भी वैल्यूज़ को तोड़ता है तो आपको उस वैल्यूज़ को अप्लाई करने के लिए आगे आना चाहिए, नहीं तो आपको इमोशनली इम्बैलेंस बोला जाता है। और हमको हमारे एम्प्लॉयज़ के बर्ताव को बदलने के लिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट यानी सज़ा दोनों रखनी चाहिए। इससे सही वैल्यूज़ को बढ़ावा मिलेगा और एम्प्लॉयज़ को उन्हें तोड़ने से रोकने में हेल्प मिलेगी। रिवॉर्ड के सिस्टम से हम अपने एम्प्लॉयज़ को ये बता पाएंगे कि हम हमारी कंपनी में कैसा कल्चर चाहते हैं और ये हमको सक्सेसफुल लीडर के तौर पे दिखाएगा। बार बार बातचीत करते रहने से हम अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़िया बना पाएंगे और उन्हें दिखा पाएंगे कि हम उनकी परवाह करते हैं। इसीलिए हमको उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बढ़िया भाव फील दिलाना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिसमें कल्चर को बदलने के लिए बातचीत कैसे कर सकते हैं वो सीखा जाएगा। एक मीटिंग में जिसका कोई नतीजा नहीं निकला था, सीईओ ने उस मीटिंग को 6 ग्रुप में बांटा और पूछा कि अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए उनके कल्चर के बारे में क्या बदलना चाहिए। सभी ग्रुप ने कुछ शब्द लिखे जो क्लियर नहीं थे, जिसे नॉन एक्टिंग से लेकर के एक्टिंग तक, फिक्स्ड से लेकर के मूविंग तक, ग्लोबल से लेकर के ग्लोबल तक। सीईओ ने टीम से अपने जवाब के बारे में साफ साफ लिखने के लिए कहा। सभी टीम को ये मुश्किल लगा, इसीलिए उन्होंने सभी टीम को अपने कल्चर के बारे में पूछा कि वो असल में कैसा है और कैसा होना चाहिए। टीम ने माना कि हर एक एम्प्लॉयज़ को अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिससे कल्चर में इम्प्रूवमेंट आएगी। उसके बाद लीडर्स ने पूछा कि उस बदलाव को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया कि इस रूम से। फिर लीडर ने एम्प्लॉय से पूछा कि क्या वो अपनी जॉब की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। अगर उनसे कुछ भी गलती हो जाती तो क्या वो सारा दोष खुद पे ले पाएंगे। इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो लीडर ने उनसे पूछा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नए कल्चर को मानेगा। अगर कोई लीडिंग टीम इन्हें खुद नहीं मानती हो तो टीम को समझ नहीं आया कि इसका क्या जवाब है। जब लीडिंग टीम ने नए कल्चर को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो उन्होंने पूछा कि वो इस कल्चर को पूरी कंपनी में कैसे फैलाए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज टीम ने जवाब दिया कि सीईओ की लीडिंग टीम की जिम्मेदारी दे करके और उस टीम के हर एक अपने साथ काम रहे एम्प्लॉयज़ की जिम्मेदारी दे करके। बहरहाल एम्प्लॉयज़ को खुद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपने काम को सही ढंग से करने वाले को रिवॉर्ड देने पर बाकी के सभी लोग खुद ही नए कल्चर को अपना लेंगे। तो याद रखिए कि कंपनी का कल्चर उसके लीडर के बर्ताव में दिखता है और अपने एम्प्लॉयज़ को इस कल्चर को फॉलो करने के लिए एनकरेज करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप भी इसको फॉलो करें। बिल्डिंग ब्लॉक 3, हैविंग द राइट पीपल इन द राइट प्लेस। अक्सर हम देखते हैं कि एक लीडर छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसके बदले वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को कंट्रोल करके और जिन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता उन्हें बदलने की कोशिश करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो उन चीज़ों को अनदेखा करते हैं जिन्हें वो एक्चुअली में असली में बदल सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी और सही लोगों को सही जगहों पर रखना। तो लॉजिक हमें कहता है कि जो लोग जिस काम को कर सकते हैं उन्हें ही वो काम में रखने से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर हमें इसके बिल्कुल उल्टा ही देखने को मिलता है। लोग वो काम नहीं कर पाते जो उन्हें सूट करता है, क्योंकि लीडर्स अक्सर अपने एम्प्लॉयज से अलग थलग रहते हैं। उन्हें अपने एम्प्लॉयज के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। इस वजह से लीडर्स ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल है, ना कि उनकी स्किल की वजह से।
कई लीडर्स देखते हैं कि लोग गलत जॉब कर रहे थे, लेकिन सोशल लिंक ना होने और इमोशनल ताकत की कमी से वो इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जिन बातों का हाथ होता है वो है एम्प्लॉयज के काम करने का तरीका, नए स्किल को सीखना और एक दूसरे के साथ में बातचीत करके उनको बेहतर बनने के लिए एनकरेज करना। साथ ही एक कामयाब बिजनेस चलाने के लिए हमको अपने फाइनेंशियल पहलू की तरह भी हमको रिसोर्स पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेस। तो न जैसे कि 2001 में 2001 में एक समरी में ऑथर लॉरी एक दूसरे कंपनी के सीईओ के साथ में मीटिंग कर रहे थे। इस कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था। उस मीटिंग में लेरी ने प्रॉब्लम की जड़ को पहचान लिया था, वो था कमजोर मार्केटिंग लीडर। कंपनी को 2002 में एक काबिल मार्केटिंग हेड की जरूरत ही नहीं तो पूरी कंपनी दिवालिया होने वाली थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, सीईओ ने कहा कि इस पोस्ट के लिए उनकी नज़र में एक अच्छा खासा शख्स है जिसकी सिफारिश उनके एक अच्छे दोस्त ने की थी। जब लेरी ने उसे पूछा कि वो किस तरह इस पोजीशन के लिए सही है, तो वो जवाब नहीं दे पाए और उनका चेहरा लाल हो गया। तो लेरी ने तब सीईओ से उन 3 स्किल के बारे में पूछा जो जॉब के लिए जरूरी है। कुछ वक्त बाद सीईओ ने स्किल के नाम दिए। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों को जॉब पर रखते हैं जो लायक है, डेजिंग में अच्छे हैं और सही प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके बाद लेरी ने सीईओ से पूछा कि क्या आपके दोस्त ने जिस लोग के लिए आपसे सिफारिश की उसमें से ये स्किल है। सीईओ 1 मिनट के लिए चुप रह गया और उन्होंने कहा कि अभी अभी मुझे एहसास हुआ कि मैं असल में उसे जानता तक नहीं हूँ। उस कंपनी ने किसी ने भी उस कंपनी में किसी से भी सही सवाल नहीं पूछा था। यहाँ तक कि सीईओ के सबसे इजी ऑप्शन के साथ में जाते थे, वो कैंडिडेट को जानने की कोशिश भी नहीं करते थे। जबकि वो कैंडिडेट इस काम के लायक नहीं होता तो सारा बिजनेस डूब सकता था। एक अच्छा लीडर बनने के लिए, आपको बिजनेस का फ्यूचर बनाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आपको इमोशनली स्ट्रांग और मुश्किल फैसले लेने के लिए काबिल होना चाहिए। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो किसी भी सिचुएशन में काम को पूरा कर सके। आपको वैसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ बात करते हैं, आपको काम करने वालों की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट चैप्टर है द पीपल प्रोसेस। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे मेकिंग द लिंक विथ स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस। हमारी कंपनी की स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज से ज़्यादा ह्यूमन एलिमेंट्स जरूरी है, क्योंकि आखिर में हमारे एम्प्लॉयज़ ही प्लान बनाते और तय करते कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। यानी कि अगर ह्यूमन एलिमेंट को आप सही नहीं रखते तो आप कभी भी अपने बिजनेस को वैसा नहीं बना पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। एक पावरफुल ह्यूमन टीम अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाने और आपको अच्छी फ्यूचर के फैसले लेने के लिए हेल्प करता है। हमारे बिजनेस के लिए एक पावरफुल ह्यूमन फ्रेमवर्क बनाने के लिए कोई क्लियर प्लान नहीं होता है, लेकिन अगर आप कुछ खास बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। हमको हमारी कंपनी को चलाने के लिए मजबूत मॉरल प्रिंसिपल, ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी और सबसे जरूरी बात एम्प्लॉयज़ के बीच में रेस्पेक्ट को लाना चाहिए। और फिर हमारे एम्प्लॉयज़ इंसान है और किसी और तरीके से वो भी रूल्स को फॉलो करते काम करते हैं। ऐसा फाउंडेशन ना बना करके हमारी कंपनी को लाखों खर्चे होंगे। इसका एक एग्जाम्पल है कि एक 5 अरब डॉलर का एक कंपनी का सीईओ जिसने थाईलैंड में अपनी कंपनी में $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। यह प्लान अमेरिका के हाई टैक्स रेट से बचने के लिए बनाया था। सीईओ ने उस प्रोजेक्ट में अपनी सारी प्रॉफिट दे दी थी, जिम्मेदारी अपने ब्राज़ील प्लांट मैनेजर को दे दी थी। वहाँ का वो कंपनी का थाईलैंड का अपने जो मैनेजर को उन्होंने जिम्मेदारी दे दी थी। उसके बाद सीईओ ने ऑथर लॉरी से मुलाकात की और अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया ऑथर को। उन्होंने लॉरी को थाईलैंड जाने के लिए कहा और लेरी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस प्लांट की हालत बहुत ही बेकार थी, बहुत ही ख़राब थे। उनको समझ ही नहीं रहा था उस इन्वेस्टमेंट को कैसे ऑपरेट किया जाए, और जब प्रोडक्ट तैयार हुआ तो ये भी नहीं पता था कि उसे कैसे बेचना है। वो मैनेजर अपने देश में पूरी काबिलियत से काम कर पाता था, लेकिन नए माहौल में वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो नहीं जानता था कि नए माहौल में बिजनेस कैसे होता है, वहाँ प्रोडक्ट का सोल्यूशन कैसे किया जाता है। ये सीईओ की गलती थी जो उन्होंने उस देश के लोकल आदमी को काम पे नहीं रखा। उन्होंने ऐसे लोगों को काम पे रखना चाहिए जो कि वहाँ के मार्केट, गवर्नमेंट के रूल्स और कस्टमर्स के फीलिंग्स तक पहुँच सके। हर एक लीडर के पास में टैलेंट रिव्यू करने की काबिलियत होनी चाहिए। ये वो काबिलियत है जिससे हम अपने सामने बैठे हुए शख्स की काबिलियत जान सकते हैं। एक लीडर के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि आपके ह्यूमन रिसोर्सेज को कहाँ यूज़ करना है। टैलेंट रिव्यू से हम उस पर्सन को भी पहचान पाते हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। इससे हमको ये जानने में हेल्प मिलेगी कि क्या करना चाहिए। तो
ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जमा करने के बाद आपको अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बारे में जान जाएँगे और इंटरैक्ट कर पाएँगे कि क्या वो उन्होंने अपने गोल्स को हासिल किया या नहीं। जब आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी तब भी आप अपने इन एम्प्लॉयज़ को सही काम के लिए, सही पर्सन को सही काम के लिए न लगा पाएँगे। तो द स्ट्रैटेजी प्रोसेस, तो ये क्या है? मेकिंग द लिंक विथ स्ट्रैटेजी पीपल एंड प्रोसेस, यानी कि जो हम लिंक बनाते हैं पीपल को अपने ऑपरेशन काम यानी उनके काम के लिए। तो किसी भी बिजनेस का मेन गोल होता है अपने कस्टमर्स का दिल जीतना, एक लंबा चलने वाला इनकम बनाना और किसी भी तरह के फाउंडेशन के खिलाफ अपना एक एडवांटेजेस पैदा करना। इन गोल्स को हासिल करने की काबिलियत ही ऐसा फैक्टर्स है जो अपने बिजनेस के का फ्यूचर का फैसला करता है और ये तय करता है कि हमारी कंपनी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। एक सिंपल गोल लगता है, फिर भी कई लीडर्स इसे हासिल नहीं कर पाते हैं। सिर्फ कुछ लीडर्स ही समझ पाते हैं कि मजबूत स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमको अपने सबसे पहले कंपनी का हिस्सा बनना पड़ेगा और हमको ये छोटी छोटी डिटेल्स मालूम होनी चाहिए जो कि कंपनी का हिस्सा है। ये लोग वही है जो मार्केट और रिसोर्सेज को समझते हैं और उन्हें पता होता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। किसी भी लीडर्स को ये जानने के लिए कि क्या उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी अच्छी है या नहीं, उसको उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स की पहचान करनी चाहिए। अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिफाइन किया जाता है तो लीडर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे प्रॉब्लम्स का पता लगा पाएंगे और उन्हें उससे सुलझाने का तरीका भी निकाल पाएंगे। वो डिसाइड कर पाएंगे कि कोई स्ट्रैटेजी ठीक है या नहीं। माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग 1997 में AT&T कंपनी के CEO बने। कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी लेकिन माहौल बदल रहा था। लंबी दूरी की वॉइस कॉल जो AT&T के लिए प्रॉफिट का मेन सोर्सेस थी वो सस्ती हो रही थी। उनके बहुत से कॉम्पिटिटर्स इस बिजनेस में आ रहे थे। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट और इंटरनेट और केबल कंपनियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने टॉप पर बने रहने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई। इस स्ट्रैटेजी के 4 पॉइंट थे। पहला, कस्टमर्स तक सीधे पहुंचने के लिए केवल कंपनियां खरीदे। दूसरा, कस्टमर्स को फोन और इंटरनेट से लंबी दूरी और लोकल वॉइस कॉल की बंडल दे दो। तीसरा, रेवेन्यू पैदा करने के लिए फॉरेन स्ट्रैटेजी को शुरू कर दो। चौथा, 1996 के जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के शुरू होने की पर भरोसा करना जो लोकल टेलीकॉम कंपनी को लंबी दूरी के कॉल की फैसिलिटी देने से रोकता। आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी टीम को उम्मीद थी कि ये स्ट्रेटजी काम करेगी, वे इसमें कामयाब होंगे, लेकिन वे एंड में नाकामयाब हुए। 2001 में AT&T को केबल कंपनी को बेचना पड़ा। कंपनी की शेयर प्राइस गिर करके $18 तक पहुंच गई। इस स्ट्रेटजी के 4 पॉइंट गलत अंदाज पर बनाए गए थे। सबसे पहले, केबल कंपनी को खरीदना बहुत महंगा फैसला था। दूसरा, लंबी दूरी की कॉल की कीमत ज़्यादा सस्ती होती है। तीसरा, कस्टमर को बंडल सर्विस में उतनी दिलचस्पी थी ही नहीं जितनी आर्मस्ट्रॉन्ग ने उम्मीद की थी। चौथा, AT&T अपनी स्ट्रेटजी को इतनी तेजी से शुरू नहीं कर पाई जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। और पांचवा, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट को सही तरीके से अप्लाई ही नहीं किया गया। लोकल फोन कॉल ने लंबी कॉल की दूरी को वाली सर्विस को भी देना स्टार्ट कर दिया था और AT&T को पीछे छोड़ दिया। आर्मस्ट्रॉन्ग की स्ट्रेटजी पर अच्छी तरह रिसर्च नहीं किया गया था। कुछ गलत होने पर कोई दूसरा अल्टरनेटिव प्लान भी नहीं बनाया गया था। उनके अंदाजे फैक्ट्स या सच्चाई पर बेस्ड नहीं थे। तेजी से बदलते मार्केट पे AT&T तेजी से आगे बढ़ने और अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में कंपटीशन करने में नाकाम रहा। किसी भी स्ट्रेटजी को कामयाब होने के लिए उसके सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स को सक्सेसफुल होना चाहिए। आर्मस्ट्रॉन्ग ने हकीकत और रिसर्च पर अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी, जो एक गलती साबित हुई। और यही चीज़ क्या है, वहाँ उन्होंने जो कुछ किया था वो सिर्फ गलत अंदाजे पर ही किया था। एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है ये तय करना कि आप अपने गोल्स को सबसे असरदार और इफेक्टिव तरीके से कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सभी सवाल के जवाब नहीं दे सकती तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को और भी डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर है द ऑपरेशन प्रोसेस, मेकिंग द लिंक विद स्ट्रेटजी एंड पीपल। बहुत सी कंपनियां ऑपरेशन लिस्ट में स्ट्रेटजी को प्लान को रखती है। वो एक बार में एक ही मिशन को आगे रख के चलती है, एक खास बजट और शॉर्ट टर्म गोल लेकर के आगे बढ़ती है। लेकिन यह प्रोसेस इस सवाल का जवाब नहीं देती कि यह प्रोसेस से रिजल्ट कैसा हासिल कर पाएंगे या फिर कर पाएंगे या नहीं। ऐसा करने पर उनका प्लान उन्हें हकीकत से दूर कर देगा। इसके बजाय कंपनी को मजबूत प्लान बनाने की जरूरत है जो लोगों को स्ट्रेटजी को एक साथ जोड़ती है, जिससे बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। इस स्ट्रेटजी से आपको ये पता चलेगा कि आपका बिजनेस कहाँ बढ़ रहा है और ह्यूमन रिसोर्सेस आप तय कर पाएंगे कि मंजिल में आप कम से कम वक्त तक पहुंच पाए। और आपको अपने ये एक पहुंच है जिसको ऑपरेशन को लंबे टाइम तक अप्लाई करना होगा। ऑपरेशन वो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिसको लंबे टाइम तक में यूज करके आखिरी गोल को हासिल कर सकते हैं। जब हम हर एक ऑपरेशन को गोल को हासिल करेंगे तब हम फ्यूचर के गोल प्रॉब्लम का सामना कर पाएंगे।
अक्सर हम अपनी नई कंपनीज में आने वाले कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे कि जब कंपनी का बजट गलत रिजल्ट के लिए बना जाता है या फिर ऑपरेशन हेड साफ साफ स्ट्रेटजी प्लान नहीं बना पाता है। एक मजबूत ऑपरेशन प्रोसेस बनाने के बारे में एक एग्जांपल भी सुनते हैं कि एक अच्छा सीईओ बजट प्लान कैसे करता है। सबसे पहले तो सभी एम्प्लॉयज़ की बातों को सुनिए, क्योंकि इन्हीं लोगों को पता रहता है कि काम खत्म करने के लिए उन्हें कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि सीईओ को सभी एम्प्लॉयज़ और ऑपरेशन लीडर्स के साथ में बात करने के लिए सिर्फ 3 दिन लगता है, और सभी के साथ में बात करने के बाद सभी डेटा को कलेक्ट करने के बाद में मेन पॉइंट को हाईलाइट कर लेता है। अब सीईओ का काम है इन पॉइंट्स को रिव्यू करना और तय करना कि ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा क्या है। अपनी कंपनी में से मिले सभी डाटा को रिव्यू करने के बाद सीईओ बाहर से देखना शुरू कर देता है, या और एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन प्लानिंग बनाने के लिए उनको ये समझना होता है कि बिजनेस पर असर डालने वाले एनवायरनमेंट के फैक्टर्स कौन है, जैसे कि टारगेट कस्टमर्स कौन है और कस्टमर्स की क्या इंटरेस्ट है। ये फैक्टर सभी कंपनी के लिए अलग अलग हो सकता है, इसीलिए ये देखना सीईओ का काम है कि वो क्या रिजल्ट चाहता है। एक लीडर के तौर पर आपको अपने पूरे कंपनी से डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत होती है। आपको ये देखना होता है कि आपने जिस स्कूल के लिए काम किया है वो जो आपकी गोल है वो हासिल हो पाया कि नहीं। इसके लिए अर्निंग, सेल्स और गोस्ट लोगों को चेक करना होता है। ऑपरेशन प्रोसेस में ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने शॉर्ट टर्म प्लान के हर छोटे बड़े इंपॉर्टेंस डिटेल्स को देखिए। साथ ही आपकी ही जिम्मेदारी है कि लॉन्ग टर्म अपने एम्प्लॉयज और लॉन्ग टर्म प्लान के बीच में सही रिलेशनशिप बैठे, सही इक्वेशन बैठे। और अब आते हैं कंक्लूजन, यानी कि वो हाइलाइटेड पॉइंट जिन्हें हमको ध्यान रखने की जरूरत है, जिन्हें हमें रिवाइज करने की जरूरत है। इस ऑडियो बुक समरी में हमने सीखा कि अपने कंपनी स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूशन मेंटेलिटी कैसे पैदा की जा सकती है। पहला हमने सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए 7 इंपॉर्टेंट ब्लॉक देखे। दूसरा हमने सीखा कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने का सबसे जरूरी हिस्सा है। हमको हमारे एम्प्लॉयज के कल्चर को बदलना होगा, क्योंकि उनके वैल्यू और बर्ताव ही ऑर्गेनाइजेशन को कल्चर को बनाते हैं। तीसरा, सही लोगों को चुनने की स्किल को सीखो। अपनी कंपनी के बिजनेस ग्रो को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी कंपनी के लोगों को सही जगह में रखना होगा। चौथा, आपने अपने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी के बारे में सीखा, और जहाँ पे ये भी जाना है कि एक बुरा प्लान हमारे बिजनेस को कैसे बर्बाद कर सकता है। इससे पहले कि आप अपनी स्ट्रेटजी को बनाना खत्म करें, आपको इस बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना चाहिए। आपकी कंपनी में एग्जीक्यूशन कल्चर को अप्लाई करना हर लीडर का। तो उम्मीद है आपको ये समरी बेहद पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई समरी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा बुरा जो भी आपके सजेशन हो वो भी कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।